इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। संविधान से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक आज हम लेंगे चर्चा के लिए, और यह है संविधान का भाग 4। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आते हैं, और इसके इसके संबंध में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और यही प्रश्न बन जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 नीति निर्देशक तत्वों को इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है, जिसे डीपीएसपी के नाम में, संक्षेप में डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। तो ये डीपीएसपी क्या होते हैं, पहले तो यही जानना होगा। तो दोस्तों, डीपीएसपी है ये राज्य और शासन व्यवस्था के लिए, शासन तंत्र के लिए एक मैसेज है, एक अवधारणा दी गई है कि राज्य को अपने नीतियों में इस तरीके के प्रावधान करने चाहिए और उनको लागू करना चाहिए ताकि व्यक्ति का विकास हो सके। तो कैसी नीतियां रखेंगे, सरकारें कैसे नीतियां बनाएंगी, राज्य कैसी नीति और कार्यक्रम बनाएंगे, उसका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। एक तरीके से ये निर्देश है कि आप इस तरीके से काम करिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यही है। अब आपको पता है कि जब हमारी संविधान सभा बनी थी संविधान निर्माण के लिए, तो उसके एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। उनका नाम था BN राव। इन्होंने दो प्रकार के अधिकारों की बात की थी। एक वैसे अधिकार जो न्यायोचित हैं और दूसरे गैर न्यायोचित हैं। न्यायोचित कहने का मतलब होता है कि वैसे अधिकार जो कि कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जा सके। अगर वैसे अधिकार व्यक्तियों को नहीं मिल रहे हैं या हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में वह कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और गैर न्यायोचित कहने का अर्थ होता है कि इनको कोर्ट में किसी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अर्थात वैसी नीतियां नहीं बनाती अगर सरकारें, तो उस स्थिति में भी कोई व्यक्ति कोर्ट की शरण नहीं ले सकता। तो BN राव ने जो दो बतलाई थी न्यायोचित अधिकारों की जो बात की थी, वह संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया। दूसरा जो गैर न्यायोचित अधिकारों की बात की थी, वह संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। अब यहीं से आता है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर सरकारें या राज्य वैसी नीतियां नहीं बनाती, तो उस स्थिति में भी न्यायालय की शरण लेकर यह नहीं कह सकते कि सरकारों को ऐसा करना चाहिए। तो यही प्रबंध हमारे अनुच्छेद 37 में बतलाया गया है कि वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अब आते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो सबसे बड़ा रखा गया था हमारे देश के लिए, कि वह लोकतंत्र की स्थापना, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र की जड़ों को नीचे तक लेके जाना है, ग्रास रूट तक लेके जाना है। अर्थात शासन का विकेंद्रीकरण की कल्पना की गई थी और स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए था। अब लोकतंत्र में भी दो बात खास करके ध्यान दिया गया है। किस तरीके का लोकतंत्र? तो एक सामाजिक लोकतंत्र और दूसरा आर्थिक लोकतंत्र। अर्थात लोकतंत्र दोनों ही तरीकों में सुदृढ़ करने होंगे, एक सामाजिक और दूसरा आर्थिक। और इन्हीं को कहा जाता है लोक कल्याणकारी राज्य, और ये शासन के मूलभूत आधार होंगे। तो यह पहले ही बतलाया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो शासन के मूलभूत तत्व होंगे, उसके आधार पे राज्य या सरकारों को कार्य करना चाहिए। तो अब हम आते हैं इसके अनुच्छेदों के संबंध में। तो 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 37 को देख लिया कि वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और यहाँ भी वही परिभाषा है जो
अनुच्छेद 12 में हमने देखा, मूल अधिकारों के अध्ययन के संबंध में हमने देखा कि राज्य की परिभाषा क्या है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज की सरकारें, और इन सरकारों के अंतर्गत आने वाले अलग अलग एजेंसी, अलग अलग संस्थाएं और सारे अधिकारी गण राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे फिर से विस्तार से इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं कि 38 से लेकर 51 तक की चर्चा होगी। 3 प्रकार के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं? समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है कुछ प्रावधान गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, और कुछ जो हैं उदारवादी सिद्धांतों पे आधारित हैं। तो मेंस की परीक्षाओं में या सब्जेक्टिव जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो इनसे जुड़े हुए, इनको मिला जुला के पूछे जाते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या प्रावधान है, उदारवादी व्यवस्था क्या होती है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे जो अध्ययन का तरीका होगा, जो चर्चा का जो तरीका होगा, वो तुलनात्मक होगा और इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक समझ बनेगी, तो खुद ब खुद अनुच्छेद के अनुसार सारे प्रावधान भी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि समाजवादी सिद्धांत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 से लेकर 43 क तक आते हैं। बीच का एक अनुच्छेद 40 जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आते, वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं समाजवादी सिद्धांत क्या, समाजवाद क्या होता है। तो समाजवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें कि समाज पर जोर दिया जाता है और पूरे समाज के विकास की बात की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की बात नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की बात होती है और उस समाज के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग और हर व्यक्ति सभी आते हैं और सामूहिक रूप से नीतियाँ बनाई जाती है कि सामूहिक विकास हो। व्यक्ति के जहाँ तक अधिकारों की बात है तो उसमें बात होती है व्यक्ति विशेष पर कि उसके क्या अधिकार होंगे, उसे किस तरीके की सुविधाएं मिल सकती हैं, उस तरीके की बात होती है कि उसका शोषण नहीं हो व्यक्ति के स्तर पे। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कोई अगर ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए, कम काम करता है तो कम वेतन, काम की गुणवत्ता के आधार पर वेतन। तो ये सब व्यक्तिगत स्तर पे होते हैं, लेकिन वो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके अंतर्गत हम आते हैं अनुच्छेद 38 पे। तो इसमें क्या है कि राज्य ऐसे समाज का निर्माण करे, सामाजिक व्यवस्था बनाएगी जिसके अंतर्गत क्या होगा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके। हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। तो न्याय की बात हो रही है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और इसकी चर्चा प्रस्तावना में भी हुई है और इन्हीं 2 जगहों पे इस तरीके 3 तरीकों के न्याय की बात हुई है। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य या सरकारें जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। दूसरे में क्या कहा गया कि प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा में जो असमानता है उसको दूर किया जाएगा। अर्थात किसी तरीके का भेदभाव प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा के संबंध में व्यक्तियों के बीच में नहीं किया जाएगा। तो यही 2 प्रावधान अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आते हैं। अब इसको जो जाना जाता है मुख्य रूप से इसके लिए जाना जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए। अनुच्छेद 38 में क्या है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 39 पे। यह अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डीपीएसपी की जो बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यही है। इसके अंतर्गत क्या है, तो समान कार्य समान वेतन भी कहा जाता है कई बार कि अनुच्छेद 39 में क्या है, तो समान कार्य समान वेतन। इसी से आप याद भी रख सकते हैं।
अब इसमें क्या बात की गई है कि संसाधनों का बंटवारा सामूहिक हित के लिए किया जाएगा। अर्थात जो संसाधन होंगे राज्य के, उनका बंटवारा इस तरीके से किया जाएगा कि किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के में उसका स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि सामूहिक रूप से सभी का हित हो, वैसा संसाधनों का बंटवारा किया जाएगा। दूसरे में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। उसके बाद तीसरे में क्या है कि स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य की बात की गई है। स्वास्थ्य और शक्ति की देखभाल के लिए राज्य को नीति बनाने के निर्देश हैं। किनके लिए? स्त्रियों और बच्चों के लिए। फिर स्वतंत्र और गरिमा बालकों के लिए ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि उनका बचपन निखर सके, उसमें निखार आए, उसमें किसी तरीके का दोष नहीं आ पाए, ताकि आगे जाकर देश के वो स्वस्थ नागरिक बन सके और समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सके। तो इसी के अंतर्गत आता है, जैसे 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। तो स्वतंत्र और गरिमामय जीवन के लिए बालकों के संबंधित जो भी नियम कानून और नीति होंगे वो बनाने का इसमें निर्देश है। अब आते हैं अनुच्छेद 39 क में। तो इससे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि विधि सहायता की बात की गई है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। इसको आप इस तरीके से ये जान सकते, समझ सकते हैं कि यहाँ पे न्याय की बात की गई है और विधि सहायता की बात की गई है। तो यहाँ पे आप ये सोचिए कि अगर कोई धनी व्यक्ति है तो ऐसा ना हो कि वो पैसे के बल पे न्याय को प्रभावित कर सके। अर्थात निर्धन व्यक्ति भी है, उसको भी न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। अगर इसके लिए सक्षम नहीं है तो राज्य उसको निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करेगा। यही अनुच्छेद 39 क में है। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब कुछ दशाओं की बात की गई है, क्या क्या पाने का अधिकार है? तो काम, शिक्षा और काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो काम पाने के अधिकार के अंतर्गत ही मनरेगा को लाया गया। शिक्षा के अंतर्गत इसको मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया। 21 क जो लाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो इसकी व्यवस्था की गई। अब लोक सहायता में के अंतर्गत आता है कि कुछ समाज के वैसे लोग हैं जैसे कि दिव्यांगजन हैं, वृद्ध लोग हैं, तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरीके के जो कल्याण से संबंधित कार्यक्रम या नीतियां होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 42 पे। अनुच्छेद 41 में क्या था कि काम की व्यवस्था करनी है, हर एक व्यक्ति को रोजगार की बात की गई। अब 42 में क्या कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवीय दशा होनी चाहिए। अर्थात किसी को अगर जहाँ नियोजन पे लगाया जाता है तो वो जो कार्य करेगा वहाँ का वातावरण स्वस्थवर्धक होना चाहिए, मानवोचित होना चाहिए, और उससे जो काम लिया जाएगा वो न्यायोचित होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए ऐसा नहीं है कि 8 घंटे के बदले आप 12 घंटा काम ले और वहाँ पे मानवीय दशा नहीं हो, पशुओं के समान उससे काम लिया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ में महिलाओं के लिए, खासकर के गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष नीति बनाने की बात की गई है। तो इस संबंध में कई योजनाएं लाई गई हैं। अब अनुच्छेद 43 का, इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को शामिल करने की बात है। तो कोई भी उद्योग धंधे जो होते हैं तो वहाँ पे जो प्रबंधन चलाया जाता है, जो मैनेजमेंट चलाया जाता है, तो वह प्रायः क्या होता है कि कंपनी से जुड़े शीर्ष अधिकारी लोग ही होते हैं। तो
अब मैनेजमेंट में श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए ताकि श्रमिकों के हित से संबंधित बातें भी वहाँ पे हो, तो इसलिए शामिल किया गया। अब इसी के अंतर्गत आते हैं कि कई जो मजदूर संघ जो होते हैं, संघ बनाने की बात होती है, और जब श्रमिकों के हित की बात होती है तो उन संघ के लोगों से सलाह मशवरा किया जाता है। तो ये थे कुल अनुच्छेद 38 से लेकर 43 का तक, इसमें 40 शामिल नहीं है। तो पहला क्या है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, दूसरा समान कार्य समान वेतन, और फिर निःशुल्क विधि सहायता। 41 में है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। उसके बाद 42 में है काम की न्याय संगत मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता। और 43 क में उद्योगों में श्रमिकों, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। अब हम आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं स्कूल के समय से। तो खास करके गांधी जी की जो आर्थिक सिद्धांत थे, आर्थिक चिंतन थे, और समाज के बारे में उनका जो नज़रिया था, उसी को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। और संविधान का यही एक हिस्सा है जिसमें गांधी के विचारों को शामिल किया गया है। तो आर्थिक सिद्धांतों में गांधी जी की क्या सिद्धांत थे, तो उनका मुख्य जो बात थी वो ग्राम स्वराज की कल्पना उन्होंने की थी कि ग्राम स्वराज होना चाहिए। उसके बाद कृषि पशुपालन की बात की थी। उद्योग धंधों के लिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की उन्होंने बात की थी। ग्राम लेवल पर सहकारी समितियों की उन्होंने बात की थी। गौ हत्या बंद करने की वकालत की थी। उसके बाद नशीली पदार्थों या मद्य निषेध की बात की थी। तो उन सारे प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब इसी को अनुच्छेद के उस शक्ल में डाला गया। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात हुई। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करने की बात कही गई, अनुच्छेद 43। फिर 43 ख में क्या है, सहकारी समितियों का प्रबंधन, संचालन और उसके नियंत्रण के संबंध में है, अर्थात सहकारी समितियों के गठन के संबंध में है। तो 40 में ग्राम पंचायत और 43 में कुटीर उद्योग और सहकारी समितियां। 40 में 3 जोड़िए 43, 43 में 3 जोड़िए 46। तो 46, 47, 48। गांधी जी ने फिर समाज के लिए क्या उनकी अवधारणा थी, तो उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था, अर्थात दलितों के बारे में उन्होंने कहा था और उसकी चिंता की थी। दुर्बलतम व्यक्ति की उन्होंने बात की थी कि राज्य को अपनी नीति बनाने में समाज के सबसे दुर्बलतम व्यक्ति को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनानी चाहिए। तो इसे ही शामिल किया गया 46 के रूप में, अनुच्छेद 46 में डाला गया। इसमें क्या है, SC ST और दुर्बल लोगों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी प्रावधान किए गए। इन लोगों के शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई कि विशेष उन पर जोर देना है, और उनके अर्थ संबंधी मतलब उनका धन उपार्जन कैसे हो, आर्थिक उनका लाभ कैसे प्राप्त हो, इन संबंध में प्रावधानों की बात की गई। अब 47 में क्या है, तो मद्य निषेध और मादक पदार्थों पर रोक की बात की गई। तो ये कई सरकारों ने इसे लागू किया, जैसे बिहार सरकार ने मद्य निषेध को लागू कर दिया। उसके पहले गुजरात और आंध्र प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रदेशों ने भी मद्य निषेध को लागू किया है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 48 पे, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने की बात की गई। तो गांधी जी का तो मुख्य जो आर्थिक चिंतन था वह ग्राम स्वराज पर ही आधारित था। तो गांव की जो अर्थव्यवस्था होती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वह क्या होती है, कृषि और पशुपालन पर ही आधारित होती है। तो इसे ही शामिल किया गया, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है। तो कृषि और पशुपालन में बढ़ावा कम मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा कैसे होंगे, तो उसको वैज्ञानिक आधार पे जब किया जाएगा तभी ज़्यादा उत्पादन होगा।
तो इसलिए जो अनुच्छेद 48 में शामिल किया गया उसे कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक आधार देने की बात की गई। फिर गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत। तो महात्मा गांधी का ये भी एक बहुत बड़ा तर्क था। उन्होंने वकालत की थी कि गौ हत्या को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 से लेकर 48 तक के आते हैं, 2 अनुच्छेद बीच के नहीं आते। 41 तो इधर था, अब बीच के 44 और 45 नहीं आ रहे। यहाँ पर बीच का एक अनुच्छेद 40 इधर आ गया था, यहाँ के 2 अनुच्छेद 44 और 45 वो उदारवादी सिद्धांतों के रूप में थे। तो हम समझते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, 43 कुटीर उद्योग, 43 का सहकारी समिति, अनुच्छेद 46 SC ST और दुर्बल लोगों के लिए, अनुच्छेद 47 मद्य निषेध और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन पे जोर और गौ हत्या पे रोक। अब आते हैं उदारवादी सिद्धांतों पे आधारित। इसके अंतर्गत 44, 45 और फिर 48 क से लेके 51 तक के अनुच्छेद आते हैं। तो उदारवादी सिद्धांत में क्या होता है? तो उदारवाद में मुख्य रूप से व्यक्ति और व्यक्ति से ज़्यादा बाजार पे जोर दिया गया है। इसमें कहा जाता है उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। किसमें? उद्योग धंधे और आर्थिक क्रियाकलापों में। इसको छोड़ देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए। और राज्य को कम से कम नीति नियम बनाने चाहिए और इस पर नियंत्रण जो है सो नहीं करना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो यह समाजवाद से बिल्कुल उल्टा है कि यहाँ पे व्यक्ति की को जोर दिया गया है और व्यक्ति से भी ज़्यादा बाजारवाद को। तो उदारवाद से ही प्रेरित अभी हमारी जो इकोनॉमिक आर्थिक नीतियां हैं, खास करके 91 के बाद से, वह उदारवाद से ही प्रभावित है। इसी के अंतर्गत एक आता है शब्द LPG, L लिबरलाइजेशन, P प्राइवेटाइजेशन और G ग्लोबलाइजेशन, अर्थात पूरा विश्व एक गांव है उसकी कल्पना की गई। अब ये हमारे सिद्धांतों में पहले से चला आ रहा था, वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते थे। अब यही वसुदेव कुटुंबकम अनुच्छेद 51 में एक तरीके से शामिल किया गया। उसमें विश्व शांति की बात की गई। अनुच्छेद 51 से ही हमारे यहाँ की जो विदेश नीति है उससे निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 51 के अनुसार ही कि हमारी विदेश नीति किस तरीके की होगी। शांति की वकालत की गई है, न्यायोचित या दूसरे देशों के जो झगड़े हैं उसमें न्यायोचित नज़रिया रखना चाहिए। संधि जो विश्व के अन्य देशों से या जो संधियाँ होंगी उनके बारे में बात की गई है। तो यही है अनुच्छेद 51। अब एक बात और इसमें ध्यान देने की है कि इसमें उदारवाद में व्यक्ति और व्यक्ति के बाद बाजार की बात की जाती है। साथ में इसमें यह भी है कि पूरे विश्व का कल्याण की भी बात सोची जाती है। अर्थात उसका नज़रिया तो आर्थिक है परंतु विश्व कल्याण की भी बात सोची जाती है और व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने की बात की जाती है। अर्थात व्यक्ति केंद्रित तो है ही उदारवाद, तो पर्टिकुलर व्यक्ति के विकास के लिए भी इसमें बात की जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या है? समान नागरिक संहिता। तो यह 99% मामलों में हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता है, परंतु कुछ मामले हैं जो कि धर्म और परंपरा से जुड़े होते हैं। वैसे मामलों में अलग अलग कानून होते हैं, जैसे विवाह से संबंधित, गोद लेने से संबंधित, तलाक लेने से संबंधित। तो इसमें हिंदुओं के अलग होते हैं, वो हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के अनुसार होता है। मुस्लिमों के लिए अपने उनके जो धर्म के रीति रिवाज है उसके अनुसार होते हैं। तो ये सब चीज़ें आती है। तो इसी को समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 45 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया कि इस पार्ट को उठा के अनुच्छेद 21 क में डाल दिया गया और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पे खाली रह गया अनुच्छेद 45, वहाँ का अनुच्छेद 21 क में चला गया। तो अब यहाँ पे जो अंतर स्थापित किया गया वह 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई और यह भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यहाँ पे जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 जगह सेम चीज के प्रावधान किए गए थे। पहला तो 45 वाले प्रावधान को 21 क में जोड़ा गया, दूसरा यहाँ पे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान किए गए और फिर 11वें कर्तव्य के रूप में इसे 51 क अनुच्छेद में भी शामिल किया गया। तो 44, 45 दो लगातार थे, उसके बाद 48 का, फिर 49, 50, 51। 48 का में क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। तो यह बहुत आसान है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव की रक्षा करना। तो इस संबंध में कई नीति नियम और कानून बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो एक विभाग है MOEF जिसे कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो वो इस संबंध में सारी चीजें देखता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 49 पे। इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थल या पुरानी जो वस्तु है उन चीजों के संरक्षण की बात की गई है। तो इसी समय जैसे ताजमहल का संरक्षण करना, लाल किले का संरक्षण करना, तो ये सब सारी चीजें जो होती है उसके लिए पुरातत्व विभाग है हमारे यहाँ, वही इन सब चीजों को देखता है। इसके अतिरिक्त म्यूजियम होते हैं, हर एक स्टेट में लगभग म्यूजियम है, हर एक राज्य में म्यूजियम है, तो वो यही सब चीजें देखती हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थान, वस्तु एवं कला के संरक्षण की बात की गई है। अब अनुच्छेद 50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका क्या मतलब होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र होंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हस्तक्षेप, दोनों स्वतंत्र तरीके से तो काम करेंगे, लेकिन न्यायपालिका जो है सो वो तो नज़र रखता है कार्यपालिका के कामों पर। अगर कुछ उसमें विसंगतियाँ नज़र आती है तो उस संबंध में वह न्याय करेगा, परंतु दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 50 और दोनों को 50-50, मतलब जो पूरे जो अधिकार है उसको 2 भागों में बांट दीजिए। आप भी काम करिए, आप भी काम करिए स्वतंत्र तरीके से, 50-50, आधा आधा। और अनुच्छेद 50 अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 हमने पहले ही देख लिया, विश्व शांति की बात की गई है और हमारे विदेश नीति के आधार इसमें तय किए गए हैं। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि आपको यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरी तरीके से समझ में आया होगा और 1-2 बार आप देख लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हुए कुछ जो केस आए हैं, कुछ संविधान संशोधन आए हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।